हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आसियान ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आसियान ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेबस में देखेंगे कि ये किन किन यूनिट्स में है। इसके बाद आसियान ऑर्गेनाइजेशन से लास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद आसियान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, साथ ही इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे। इसके बाद इससे जुड़ी हुई घटनाएं और लास्ट में भारत आसियान संबंधों के विकास की घटनाओं को समझेंगे और इंडिया आसियान समिट को भी देखेंगे, जो अक्सर पीवाईक्यू में एक ऑप्शंस के रूप में हमें देखने को मिल जाती हैं। कृपया आप सभी ध्यान दीजिए कि ये मेरे सभी नोट्स और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी आपको ओनली JRF टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें पता है पीडीएफ से रिवीजन करने में मदद मिलती है, इसीलिए तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ईजिली। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। आसियान टॉपिक को आप सिलेबस में देखिए। सबसे पहले आप यूनिट नंबर 5 देखिए, जो कि IR से जुड़ी हुई है। इसमें एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग से सब हेडिंग है, उसमें है आसियान। इट मीन्स कि आसियान यूनिट नंबर 5 में है। ऐसे ही आसियान यूनिट नंबर 6 से भी है, जो कि विदेश नीति से संबंधित है, उसमें भी आसियान टॉपिक है। यानी कि हमें यूनिट नंबर 5 एंड 6 में आसियान मिलता है। इट मीन्स कि आसियान सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंस है। अब इससे पीवाईक्यू कैसे पूछे जाते हैं ये हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आसियान एक ऑप्शंस के भी रूप में पूछा जा सकता है, या आसियान से क्वेश्चंस भी आ सकता है। क्वेश्चंस यानी कि ऐसे कि इसकी स्थापना और इससे जुड़ी घटना, इनको एक क्रम के आधार पर आप सीक्वेंस करिए, या फिर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन दे दिए आपको, और उनमें से अब बताना है कि एक इनका क्रम कैसे होगा, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए आप इनका। तो उसमें यदि आपको इनका बैकग्राउंड या इनकी डेट पता हो तो आप लगा सकते हैं। तो एक विकल्प के रूप में भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। देखिए आप, ये 2023 का क्वेश्चन है। इसमें 19वीं आसियान समिट है। अब ये कहाँ हुई थी ये पूछा है, यानी कि आसियान टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप अन्य क्वेश्चंस को देखिए, जैसे ये नेम है तो इसकी समिट हुई, उनका एक क्रम पूछ लिया यहाँ से। इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो ठीक ऐसे भी प्रश्न आसियान से भी आ सकता है। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। इस प्रकार हमने आसियान से जुड़े प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ ली है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आसियान टॉपिक को। सबसे पहले आप आसियान का पूरा नाम जानिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका नाम ध्यान में रखना है। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। यानी मोटो बस ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में ये कार्य करेगा। अब आसियान के बारे में कि आसियान इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि अंतर सरकारी है, यानी कि इसमें सरकारों की भागीदारी होगी, इसीलिए इसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि ये क्षेत्र विशेष के आधार पर है। जैसे ग्लोब है तो ग्लोब में एक छोटा सा हिस्सा, उस एरिया को ये रिप्रेजेंटेट करता है, तो इसीलिए रीजनल है। ऐसे ही इसका हेडक्वार्टर जकार्ता और इंडोनेशिया में है इसका, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है। जैसे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन दे दिए, उनमें लास्ट में रखा है हेडक्वार्टर को मैच कीजिए, तो एक ऑप्शन के रूप में ये भी आ सकता है। आप इन दोनों टर्म्स पर बेसिस ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से ऑप्शन आता है तो आपसे गलत ना हो बस। अब यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमें 8 अगस्त 1967 को देखने को मिलती है, जो कि बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य थे उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसीलिए इसे हम बैंकॉक घोषणा कहते हैं, क्योंकि ये बैंकॉक में हुई थी, तो यहाँ से बैंकॉक घोषणा आती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है, यानी कि आसियान से संबंधित है। ऐसे ही इनकी अध्यक्षता की बात करें तो इनकी अध्यक्षता जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनका क्रम चलता है, ठीक वैसे ही इनके नामों के अनुसार अध्यक्षता वार्षिक रूप से यानी ईयरली रूप से चेंज होती रहती है। आसियान ग्रुप विश्व की 8.5 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इट मीन्स ये लार्ज है। इसमें ऐसे ही इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एक लार्ज एरिया कवर किया हुआ है। अब हम आसियान के सदस्य देखें तो अभी 10 सदस्य हैं
इनमें से जैसे लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, मलेशिया हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, इंडोनेशिया हुई, ब्रुनेई हुई, फिलीपींस हुआ। आप इन 10 मेंबर्स को ध्यान में रखिए, इनको एक बार इमेज के थ्रू आप याद कर लीजिए, जिससे कि अगर MCQ में आते हैं, वैसे अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर पूछे जाएँ कि आसियान के 10 मेंबर्स, तो आप यहाँ से बता सकें। इस प्रकार याद कीजिए, क्योंकि UPSC में प्रीलिम्स में आ चुका है ये, तो यहाँ आने के भी चांस हैं। अब हम बात करें आसियान से संबंधित कुछ घटनाओं की। जैसे 19 के दशक में जो आसियान सदस्यता थी वो लगभग डबल हो चुकी थी। यानी कि जब आसियान की स्थापना हुई तब उस समय केवल 5 कंट्री थी, लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध का दौर यानी कि जो कोल्ड वार था वो ख़त्म हुआ, तब तक इनकी संख्या डबल हो चुकी थी। जैसे कि ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सभी शामिल हो गए थे। यहाँ पर आप देखिए कंबोडिया एक लास्ट में शामिल होने वाला देश है। यहाँ से आपसे MCQ भी आ सकता है कि लास्ट में आसियान में कौन शामिल हुआ था, तो उस कंट्री का नाम बताइए। आप कंबोडिया बताइए ईजिली, ये अभी ईजी है, लेकिन जब आप करेंगे ना MCQ तो कठिन लगेगा, तो इससे पहले ही आप समझिए। ऐसे ही 1992 यानी 1992 जो कि आसियान फ्री ट्रेड एरिया की बात करता है। इस प्रकार आप डेट याद रखिए, उनसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में डेट मिलेगी उसके साथ मैच करना होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पर इम्पोर्टेंस डेट ही हैं। जैसे 1995 डेट देखिए। अब इसमें न्यूक्लियर फ्री जोन की बात करिए, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वो न्यूक्लियर फ्री जोन होगा, तो ये अपने आप में घटना एक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप देखें तो ASEAN+3 में किस चीज़ की बात की जाती है, तो ASEAN+3 का मतलब है जो चाइना, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं, जो कि 1997 का कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही ASEAN+6 की बात करें तो इसमें हमें जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया यानी वही साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड देखने को मिलती है। यानी ASEAN+6 3 से संबंधित है, ASEAN+6 6 से संबंधित है कंट्रीज से। ऐसे ही 1997 में आसियान विजन आया था। ऐसे ही 2003 में बाली कॉन्कर्ड। ऐसे ही 2007 में एक सेबू डिक्लेरेशंस आती है। इसको आप याद रखिए कि 2007 में सेबू डिक्लेरेशन जो किससे संबंधित है, आसियान कम्युनिटी से, यानी कि 2015 में हम आसियान कम्युनिटी बनाए। ऐसे ही इन्होंने 2015 में आसियान कम्युनिटी लॉन्च की थी। आसियान कम्युनिटी का मतलब है यानी जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनको एक कंट्री के रूप में देखें। जैसे आज का यूरोपियन यूनियन है, ठीक उसी प्रकार आसियान ग्रुप को भी ऐसे ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी जिसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी हो या इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने 2007 में इनका एक आसियान चार्टर आया था, लेकिन 2008 में इसको लीगली बाइंडिंग बना दिया था एग्रीमेंट करके। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जो आसियान चार्टर है लीगली बाइंडिंग कब हुआ था, 2008 में। आया कब था तो 2007 में, लेकिन बाइंडिंग हुआ था 2008 में। यदि अब हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें आसियान के, तो इसमें क्या देखें, देखिए आप अध्यक्षता के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी अध्यक्षता इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार चेंज होती रहती है। जिस कंट्री का नाम आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार वो उस कंट्री की अध्यक्षता शामिल हो जाती है। अब ये यानी कि ईयर वाइज होती है, ईयरली 1 साल के लिए आते हैं। इसके बाद इसकी जो मेन बॉडी है वो है आसियान समिट, जो कि एक सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी ऑफ आसियान की है। अब ये हर एक साल में 2 बार मिलती है, यानी हर साल में 2 बार मिलती है। आसियान समिट से यदि फैक्ट आए तो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग फैक्ट आ सकता है, तो दूसरा आ सकता है कि ये साल में कितनी बार मिलते हैं। इससे इस प्रकार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और बाकी आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल है या डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, जो कि अक्सर यूनियन नंबर 6 से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसमें यानी भारत कैसे जुड़ा हुआ आसियान से या कैसे इंगेज्ड है, इस चीज़ की बात की गई है सिलेबस में। तब इसको ही हम पढ़ने वाले हैं। हम देखें कि जो भारत और आसियान के संबंध हैं वो एक दीर्घकालिक या बहुआयामी हैं, जिसमें आप चाहे
पॉलिटिकल ले लीजिए, इकोनॉमिक ले लीजिए या कल्चरल ले लीजिए या फिर सिक्योरिटी डायमेंशंस देख लीजिए, इन सभी में भारत और आसियान जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कल्चरल कैसे हैं, जैसे बोरोबुदर मंदिर हुआ जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, कहाँ है, इंडोनेशिया में, इट मीन्स धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। अंकोर वाट मंदिर हुआ जो कि हिंदू धर्म से, कहाँ है, कंबोडिया। यानी कहीं ना कहीं इंडिया और आसियान कंट्रीज़ सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं। अब द्विपक्षीय संबंधों की बात करें कि भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय संबंध कैसे कैसे विकसित हुए थे, इसके पीछे आप बैकग्राउंड समझिए। क्योंकि 1990 के आते आते शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, यानी कोल्ड वॉर समाप्त होने वाला था, और भारत का एक घनिष्ठ मित्र था यूएसएसआर। अब उसका डिक्लाइन होने वाला है क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिक्लाइन हो जाता है। तो अब भारत की जो रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड था, उसका डिक्लाइन हो रहा है। तो अब भारत के पास विकल्प होने चाहिए। तो इन विकल्पों को तलाशने के लिए एक तरफ यूएसए की तरफ झुका, तो एक तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखा। तो यही पर्सपेक्टिव था कि भारत ने 1990 के बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखा, तो तभी लाए थे लुक ईस्ट पॉलिसी को, यानी कि 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया गया, अब जो कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण था। यानी इस लुक ईस्ट पॉलिसी से भारत और आसियान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। आपको पता है इस लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया था। हम यहाँ लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे अक्सर PYQ पूछे जाते हैं और यहाँ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे वहाँ पर। ऐसे ही आप बैकग्राउंड समझिए कि द्विपक्षीय संबंधों का विकास लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ देखा जाता है। अब जैसे भारत और आसियान के संबंधों के बीच की नींव रखी जाती है, तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको हम डेट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। जैसे 1992 में भारत सेक्टोरल डायलॉग्स पार्टनर बन जाता है आसियान का। ऐसे ही 1995 में फुल डायलॉग्स पार्टनर बन जाता है आसियान का। 1996 में आसियान रीजनल फोरम ज्वाइन कर लेता है भारत। ऐसे ही 2002 में यानी कि समिट लेवल पार्टनरशिप होती है। ऐसे ही 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स पर होता है। ऐसे ही 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है भारत के साथ। आसियान और भारत दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेते हैं। यहाँ पर आप इनको डेट वाइज देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सामान्यतः। तो आप डेट और मैच मिलान करना हो तो आप करिए यहाँ से। आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से MCQ में एक लाइन पूछी जाए तो आपसे बन जाए बस। बाकी इसके अलावा भी कुछ अन्य घटनाएं हैं छोटी मोटी, तो उन्हें यहाँ पर रखा नहीं गया है बस। ऐसे ही आप एक कॉन्सेप्ट समझिए 4 आसियान टाइगर्स। इसमें हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान को रखते हैं। कुछ अदर इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखिए, जैसे भारत आसियान डिजिटल योजना है जो कि 2023 में आई थी। इस योजना में साइबर सुरक्षा और स्मार्ट जैसे शहरों में AI के प्रयोग की बात की गई है। यानी कि साइबर सुरक्षा और स्मार्ट शहरों में AI का प्रयोग करने में ICT कैसी भूमिका है, इस बात पर बल दिया गया है। इससे हम क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करेंगे, ये बातें की गई हैं भारत और आसियान के बीच। ऐसे ही आप इस पॉइंट को देखिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, जो कि इसका कोई महत्व नहीं है, स्किप भी कर दीजिए आप। ऐसे ही 2022 की एक है भारत आसियान मैत्री वर्ष। इसको आप देखिए एक बार कि मैत्री वर्ष है, इसमें रणनीतिक साझेदारी को काफ़ी बढ़ावा मिला है। यानी कि भारत और आसियान मैत्री वर्ष मनाया गया है, तो इससे इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिला है। एक फ्रेंडशिप ईयर बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारत और आसियान के संबंधों में गहराई को दर्शा रहा है ना ये। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है। ऐसे ही कालादान मल्टी मॉडल परियोजना है। ये सब कनेक्टिविटी को दर्शा रहे हैं। वैसे महत्व से भारत आसियान के लिए क्या महत्व रखता है, इससे प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन आप महत्व देख लीजिए। जैसे भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा है, पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि करनी है, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद, आतंकवाद, इन सभी को कम करना है, क्योंकि आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल है, उससे ये राज्य कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। चीन का प्रभाव कम करना है, भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहता है, तो आसियान के बिना बढ़ा ही नहीं सकता है। यानी कि आसियान को स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। समुद्री सुरक्षा है, यानी कि व्यापार बढ़ेगा तभी तो बढ़ सकता है। समुद्री सुरक्षा, आज का व्यापार लगभग समुद्री मार्ग से ही ज़्यादा है, तो समुद्री सुरक्षा आसियान के साथ आएगी। तो समुद्री सुरक्षा पर ही बल दिया जा रहा है।
अब हम बात करें इंडिया आसियान समिट की, क्योंकि हमें इंडिया आसियान समिट इसीलिए नहीं देखनी है क्योंकि इनकी लिस्ट एक बार देख लें, नहीं, इंडिया आसियान समिट से PYQ पूछा गया है। जैसे कि अब यहाँ पे दिया 19वीं आसियान इंडिया समिट थी यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ करेक्शन था। तो अब जो कि नॉम पेन शहर में हुई थी, यानी जो कि नॉम पेन शहर है उसमें हुई थी आसियान समिट, तो इसको एक मिलान यानी मैच करने के लिए आपको बोला है। तो आप जब तक ये पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कर सकते हैं आप, या तो नेक्स्ट टाइम आ भी गई क्योंकि अभी 20वीं हुई है तो आप फिर कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। तो इसीलिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है, यानी पूरी नहीं है लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस है उनकी लिस्ट है, और बाकी आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं। यदि हम इंडिया आसियान समिट की बात करें तो अब हम इसमें ये देखें कि कोई समिट हुई है तो कहाँ हुई है और इसके मेन पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं, बस इतना ही फोकस करें क्योंकि एग्ज़ाम हमें ईयर वाइज मैच करना है बस। जैसे 20वीं आसियान समिट है जो कि 2023 यानी 2023 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। इसमें मेन है वो है कि 12 सूत्रीय प्रस्ताव है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसमें पेश किया गया था। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो 12 सूत्रीय प्रस्ताव है वो कौन सी इंडिया आसियान समिट में रखा गया है, तो आप यहाँ पर मैच करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे ही जो 19वीं समिट है इंडिया आसियान समिट, वो कहाँ हुई थी? तो कंबोडिया के नॉम पेन जगह पर, जो कि MCQ या PYQ पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में 2023 में, यहाँ से ही आया था वो प्रश्न। आप एक बार प्रश्न दोबारा देखिए। ऐसे ही 18वीं जो कि ब्रुनेई में हुई थी, यानी इसमें भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषणा हुई थी, भारत आसियान मैत्री वर्ष। ऐसे ही 17वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की गई थी। ऐसे ही 16वीं देखिए आप, 16वीं जो कि बैंकॉक और थाईलैंड में हुई थी। तो आप इनको एक बार देख लीजिए और ऐसा प्रयास कीजिए कि ये याद हो जाए बस। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा होगा, साथ ही नोट्स बनाने में हेल्प हो रही हो तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करिए और कमेंट और लाइक के ज़रिए आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप फिज़िकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखिए।